हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर न्यू चैनल द कैटलिस्ट इन्हांस योर वे ऑफ लर्निंग। तो इस वीडियो और आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का आंसर पेपर में किस प्रकार से लिखें कि चेक करने वाला आपका एक भी मार्क्स ना काट पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन। सो बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट यूनिट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पार्ट ए विच इज़ एंशिएंट केमिस्ट्री इन इंडिया एंड पार्ट बी इज़ आवर करंट टॉपिक विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब इसका शुरुआत जो हुआ वो हुआ एटम से। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि हमारी पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी। वैसे ही हमारी पूरी दुनिया किससे मिलकर बनी हुई है? तो जवाब यह है कि हमारी पूरी दुनिया बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसे क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। आगे जाके डिस्कवरीज हुई तो हमें यह पता चला कि एटम खुद तीन चीज से मिलकर बनता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता था। अब इन डिस्कवरी के बाद हमें एटम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए था और उस स्ट्रक्चर को सजेस्ट करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट आए। जैसे कि सबसे पहले आए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा क्या कि एटम जो है वो वाटरमेलन टाइप दिखता है, लेकिन वो मॉडल फेल हुआ। और उसके बाद फिर कौन आया? सेकेंड वन वॉज रदरफोर्ड। और इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल दिए, लेकिन वो मॉडल के कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां निकाली गई, ड्रॉबैक्स निकाले गए और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। जिसके बाद नील बोहर ने अपना एक मॉडल सजेस्ट किया जो कि सबसे जेन्युइन मॉडल था और उसके ज़्यादा कुछ ड्रॉबैक्स नहीं थे। तो ऐसा क्या सजेस्ट किया उन्होंने? नील बोहर ने अपना एक मॉडल सजेस्ट किया जिसके दिए गए पोस्टुलेट्स थे, जिन्हें तुम्हें एग्जाम में एग्जैक्टली एज इट इज़ वही का वही लिखना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारा एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। सेकेंड, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि एटम के सेंटर में रहते हैं। ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड दे आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है। Third, electron revolves around the nucleus following a circular path. These pathways are called orbitals or shell. मतलब इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर रास्ते होते हैं और इन सर्कुलर रास्तों को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चक्कर लगाता है। ठीक है। इन शेल्स को, इन ऑर्बिटल्स को शेल्स भी कहा जाता है। इन शेल्स के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि पहले वाला शेल जो है उसका नाम है के, दूसरे वाले का एल, तीसरे वाले का M, चौथे वाले का N एंड सो ऑन। ठीक है। फोर्थ, ईच ऑर्बिटल हैव अ फिक्स्ड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब हर एक ऑर्बिटल का अपना खुद का एनर्जी होता है और हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले शेल की बात करूं तो पहले शेल में जिसका नाम के होता है उसका एनर्जी कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर दूसरे शेल में जाएंगे तो न्यूक्लियस से दूसरे शेल की दूरी थोड़ी सी बढ़ेगी और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, विच इज़ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना वैल्यू माइनस में है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है? जब बढ़ रही है। ठीक है। अब इसके बाद एन की वैल्यू जब 3 होगी तो थर्ड शेल की एनर्जी कितनी है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ शेल की उससे भी ज़्यादा। ठीक है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में लाई करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो दूसरे शेल में रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरे शेल में इतना, चौथे शेल में इतना। मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्बिटल, कौन से शेल में लाई कर रहा है। ठीक है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ठीक है। तो उसका भी जवाब देते हुए नील बोहर ने कहा कि हर एक शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जहां पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल्स। अब जैसे कि के शेल में कौन सा शेल है? के शेल फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल मतलब n की वैल्यू 1, दैट मीन्स 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर विच इज 1, 2 1 से कितना हो गया? 2। मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे वाले में
n की वैल्यू 2, मतलब 2 इंटू एन के बदले 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 4, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तीसरे शेल की बात करें तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा वो 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ सकते हैं। ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो सिक्स्थ पोस्टुलेट में तुमने देखा कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, और इसे निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, 2n स्क्वायर का, जहाँ पे n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेल बोलते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें पहले वाले शेल में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं फॉस्फोरस ले लेता हूँ तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 5। अब अगर मैं कैल्शियम ले लूँ, जैसे कि उसका 20 होता है, तो पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, और यहाँ पे आ जाता है एक ट्विस्ट। ठीक है, क्यों? अभी तो आपने बताया कि तीसरे शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरे शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, है ना? चाहता तो मैं 2, 8 और 10 लिखता ना, लेकिन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आए फिर 2 आया, ऐसा क्यों हुआ? इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा जो तुमने ऑलरेडी 11th-12th में आई थिंक पढ़ लिया हो, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11th-12th में ऐसे ही करते थे? जी नहीं, हम किसका यूज़ करते थे, SPDF का। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे पास जो सबशेल्स होते हैं S, P, D और F, इसमें S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पे उन्होंने अफबाउ प्रिंसिपल भी बनाया। ठीक है, अब किस में पहले इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस पे डिपेंड करता है कि किसकी एनर्जी सबसे कम है। तो एनर्जी के हिसाब से उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया। उन्होंने क्या किया, 1, 2, इसको याद करने के लिए 1 से लेकर 7 तक पहले नंबर लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब पहले और आखिरी नंबर को गायब करो, क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6। फिर पहले और आखिरी नंबर को गायब करो, क्या मिलेगा, 3, 4, 5। फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर गायब करो, क्या मिलेगा, 4। अब पहले वाले रो को S नाम दे दो, दूसरे वाले को P, तीसरे वाले को D और चौथे वाले को F। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ऑर्बिटल्स को बांटा। अब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर जाता है 2s में, फिर जाता है 2p, फिर 3s में, फिर जाता है 3p, फिर 4s में, फिर जाता है 3d, फिर 4p, फिर 5s में, देन 4d, 5p, 6s, देन 4f, 4d, 5d, 6p एंड देन 7s में जाता है। ठीक है ना? अब अगर मैं इस बेसिस पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो क्या होगा, पहले 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, s में कितने आ सकते हैं, 2, तो 1s2। 1s2 के बाद क्या आ जाएगा, 2s2। 2s2 के बाद क्या आएगा, 2p6, 6, 4, 10 इलेक्ट्रॉन का हिसाब मिल गया। अभी 20 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो 2p6 के बाद 3s2, फिर 3p में 6, 4, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 3p6 आ गया। 3p6 के बाद क्या आ रहा है, 4s, दैट मीन्स 4s में कितना बचा, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20। ठीक है, इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। अब तुम ही देखो यहाँ पे जो ये 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिखे हैं ना, वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, शेल नंबर है, मतलब ऑर्बिटल की संख्या है, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिटल n की वैल्यू 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इसमें, n की वैल्यू 1 में इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, n की वैल्यू 2 में देखो 2 सब शेल्स आ रहे हैं, s और p, 2s और 2p। ठीक है, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 6 इलेक्ट्रॉन को मिलाकर कितना होगा, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मतलब सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तीसरे शेल की बात करें तो देखो 3s और 3p, बस 2 ही थर्ड शेल के सब शेल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें s में 2 और p में 6, 6 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। और फाइनली s वाले में फोर्थ शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। दैट मीन्स 2, 8, 8 और 2, ये इसका एक्चुअल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही तो बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, कि सेकंड वाले शेल में देखो 6 और 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन तो हुए, थर्ड वाले शेल में अभी 6 और 2 मिला के 8 इलेक्ट्रॉन तो हुए, तो ये 18 कहाँ से आया। इसके लिए देखो, इसके लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं जिंक का एक एग्जांपल लेता हूँ। जिंक का क्या होता है, 30 होता है।
ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। चाहो तो चेक कर सकते हो, पहले में 1s फिर 2s फिर ये 3d10 तक गया हुआ है। अब चेक करो फर्स्ट शेल जब n की वैल्यू क्या है 1 n की वैल्यू 1 वाला देखो सिर्फ एक ही शेल है ये वाला, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 2, मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आया 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड n की वैल्यू 2 वाले देखो यहाँ पे 2 हैं, एक 2s2 और एक 2p6, मिलाकर कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर थर्ड शेल वाले देखते हैं, थर्ड शेल में देखो 3 है इस बार, 3s 3p और 3d। अब मुझे ये बताओ कि n की वैल्यू जब 3 थी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 10 और 6 16, 16 और 2 मिला कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके बाद फिर 4 का तो ऑर्बिटल आगे बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल हमको देखो तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, अगर मैं इससे बड़ा और एटम ले लूँ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो मैं एक बड़ा एटम ले लूँ जो कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आगे चलते जा रहा है। ठीक है, पहले क्या आएगा 1s2 फिर 2s2। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि KLM nth शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, nth शेल n का वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर विल बी 16, 16 टू ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे आए 32 इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसके लिए मुझे 4f तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d10, 3d10 के बाद क्या है 4p6, 4p6 के बाद क्या है 5s2, 5s2 के बाद क्या आ रहा है 5s2 के बाद आ रहा है 4d, 3d के बाद आया 4p6, फिर हाँ ठीक है 5s2 के बाद आ जाएगा 4d10, 4d10 के बाद आएगा 5p6, 5p6 के बाद आएगा 6s2 एंड आफ्टर 6s2 कम्स 4f14। f में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तुम खुद देखो n की वैल्यू 1 है, तो इसमें n में जब n की वैल्यू 1 थी तो इलेक्ट्रॉन कितना है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू जब 2 हुई तो इसमें 6 और 2 मिला के कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, जब मैं तीसरे शेल की बात करूं तो n की वैल्यू 3 में देखो 3 ऐसे सब शेल्स हैं, 3s 3p एंड 3d, तो d का 10, p का 6 और s का 2 मिलाकर 10, 6, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। और उसके बाद फाइनली फोर्थ शेल की बात करूं तो फोर्थ में एक s है, एक p है, ठीक है, एक d है और एक f भी है। अब देखो 14 प्लस 6 हो गया 20, 20 प्लस 6 हो गया 26, 14 और 10 मिलाकर हो गया 24, 24 और 6 मिलाकर 30, 30 और 2 मिलाकर कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 32 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू सॉल्व एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी कम टू सेवेंथ पोस्टुलेट। सेवेंथ पोस्टुलेट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड ओनली दोज ऑर्बिटल्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, जहाँ पे n क्या है एक इंटीजर है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स पे रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो। जैसे कि यहाँ पे n का मतलब क्या है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, जैसे कि k शेल में n की वैल्यू क्या होती है 1, तो पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 1h/2π। ठीक है, दूसरा शेल 2h/2π, तीसरा शेल 3h/2π, चौथा शेल 4h/2π। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शेल्स के अराउंड रिवॉल्व करेगी, इसके बीच के शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ये एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो तुम्हारे 11th सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक है जो तुम मोस्ट प्रोबेबली भूल गए होगे। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो बॉल अगर मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, तो उस बॉल को रोकने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि उस बॉल का मास कितना है और वो बॉल कितने वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रही है। क्या क्या, उसका मास और उसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट का अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, उस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसका मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉल मेरे पास धीरे से आ रही है तो फिर उसको मैं आसानी से रोक सकता हूँ। ठीक है, मतलब उसका अपने मोशन को कंटिन्यू रखने का कैपेसिटी क्या है, कम है। लेकिन वही बॉल अगर बहुत फोर्स से आ रही है, बहुत तेज़ से आ रही है, तो फिर उसे मुझे रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स उस तेज़ बॉल का अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की एबिलिटी क्या हुई, ज़्यादा हुई। ठीक है, तो किस पे डिपेंड किया,
मास और वेलोसिटी पे, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक तरफ से फुटबॉल आ रहा है और उतनी स्पीड से मेरे पास टेनिस बॉल आ रहा है, तो क्या लगता है कि इसे रोकने में मुझे ज़्यादा एफर्ट लाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फुटबॉल को। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 टेनिस बॉल आ रही हैं, एक धीरे स्पीड से और एक ज़्यादा वेलोसिटी से, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा वेलोसिटी वाले बॉल के ऊपर मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की क्षमता क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ये तो लीनियर मोमेंटम हो गया। अब वही ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखने का जो क्षमता होता है वो उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से एक सर्कल का चक्कर लगा रही है जिसका रेडियस क्या है, r है। तो ऐसे केस में एंगुलर, जैसे कि लीनियर मोमेंटम को p से इंडिकेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को l से इंडिकेट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है p इंटू रेडियस। अब p का वैल्यू क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, और ये r का r। तो फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, एम वी इंटू आर। ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। अब बोहर के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है और उसका एटॉमिक रेडियस अगर r है, तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई। अब L की वैल्यू हमें क्या मिली है, mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। इस चीज़ को हम भी याद रखेंगे, ठीक है। नाउ अब इस फॉर्मूले से हम रेडियस, मतलब एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं। देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो एक तो इसके ऊपर लगेगा। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही होती हैं, एक तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक बाहर की तरफ लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है उसमें क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको गोल घूमने में मजबूर कर रहा है, सेंटर की तरफ खींचने में मजबूर कर रहा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो फिर उसके बाहर भी उसके तरफ एक फोर्स लगती है। अगर बाहर फोर्स नहीं लगती तो डोंट यू थिंक कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता पूरी तरीके से, ठीक है। ये इधर क्यों नहीं खिंचा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स उतना ही फोर्स बाहर भी लग रहा होगा, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल्स ईच अदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक झूले में बैठे हो, ठीक है, मान लो तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है। अब अगर इस झूले का एक्सल घूम रहा है और तुम भी उसके साथ घूमोगे, ठीक है। अब झूले में बैठे हुए इस आदमी के ऊपर 2 फोर्सेस लगेंगी, एक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और एट अ टाइम इसको बाहर की तरफ भी एक फोर्स खींच रही होगी। अगर ये एक्सल टूट जाता तो ये कहाँ फेंका था, क्या वो अंदर फेंका था? नहीं, वो बाहर फेंका था। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ भी एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकालने की कोशिश करती है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को, सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचने के लिए जो फोर्स लगाती है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन के केस में न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रॉन के फोर्स जो है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना अंदर जा रहा है ना बाहर फेंका रहा है, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, है कि नहीं? सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतना ही होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, फिजिक्स में तुमने पढ़ रखा होगा कूलम्स का फर्स्ट लॉ। अगर हमारे पास Q1 Q2 नाम के 2 चार्जेस हैं और उनको r डिस्टेंस दूर रखा गया है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को मिलाते थे तो हमको एक इक्वेशन मिलता था कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटती थी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में देखूँ तो फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? E नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर मान लेते हैं E पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या इस आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही प्रोटॉन मिलकर खींच रहा होगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि बोहर का एटॉमिक मॉडल ने साफ साफ कहा है कि प्रोटॉन ऑलवेज रिमेन एट द सेंटर। सारे प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं? सेंटर में ही कंसंट्रेटेड रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम ले लूँ 11 2 8 1 होगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि इसके आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको सिर्फ एक ही प्रोटॉन मिलकर खींच रहा होगा? जी नहीं। उसका आउटर मोस्ट शेल में भरे एक इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके सेंटर में पूरे के पूरे 11 प्रोटॉन मिलकर इसको खींच रहे होंगे। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम एज वेल। जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। तो क्या हो जाएगा ये? 2 8 एंड 2। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12। 12 प्रोटॉन मिलकर इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। जैसे कि सोडियम के केस में 11 था तो 11 प्रोटॉन मिलकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। मैग्नीशियम केस में 12 है तो 12 प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है विच इज इंडिकेटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से इंडिकेट करते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन मिलकर इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो पॉजिटिव है, 11 प्रोटॉन मिलकर इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो 11 पॉजिटिव है, ठीक है, और 12 प्रोटॉन मिलकर जो फोर्स वो जिसकी वजह से चार्ज है वो 12 ई पॉजिटिव है, तो जेड प्रोटॉन जो मिलकर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? जेड ई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस लेवल पे एटॉमिक लेवल पे कूलम का लॉ अप्लाई करूं तो देख सकते हो Q1 के बदले यहाँ पे क्या है? जेड ई मल्टीप्लाइड बाय Q2 के बदले क्या है यहाँ पे? ई नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई विल बिकम इक्वल टू के Q1 के बदले जेड ई, Q2 के बदले ई नेगेटिव अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अब एटॉमिक लेवल में के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो याद रखना के हट जाएगा यहाँ से, 1 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, जहाँ पे माइनस किस लिए है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ई जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं फॉर हाइड्रोजन देखूं तो हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1, ठीक है। तो Z के बदले 1 लगाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस ई स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, ठीक है। बिफोर मूविंग फर्दर टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइनली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल गया विच इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता चला? एक तो अच्छा एक और चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पता चल गया जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लग रहा है जो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना। अब हमको पता है ना इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ एफ नेट ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। अब एफ नेट किसके कारण है? दो फोर्सेस, क्या क्या? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक सेंट्रीफ्यूगल। तो दोनों एफ नेट क्या हो जाएगा? दोनों फोर्सेस का सम, है ना। मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आई मीन इज इक्वल टू 0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे, क्या है? माइनस ई स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू 0। नेगेटिव टर्म को वहां भेजेंगे तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन में आर। अभी इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अब याद है अभी भी मैंने बताया था कि बोहर के मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई होता है, और एल के बदले हमने क्या लिखा था? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से एम और वी को वहाँ भेजूंगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या मैं एम इंटू एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो m इंटू एम वापस से एम स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। अब यहाँ पे देखो इस एम वी स्क्वायर को मैं इक्वेशन नंबर 3 से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर के बदले ई स्क्वायर अपॉन में आर, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 we can write r square is equal to n square h square अपॉन 4 पाई स्क्वायर m इंटू एम वी स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में आर, यार ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू आर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर। अब ये आर और ये आर भी कैंसिल हो जाएगा, एक एक आर कैंसिल हुआ और फाइनली यू गॉट द फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्या होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, रेडियस ऑफ एटम का फॉर्मूला। ठीक है, बिफोर मूविंग फर्दर टेक अ स्क्रीनशॉट। हमें दो चीज़ें पता चल चुकी है, एक तो रेडियस ऑफ एटम जो है उसका फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर, जहाँ पे एच याद रखना है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मतलब बोहर का मॉडल हमको ये भी बता दिया कि हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है इसका मतलब उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और क्योंकि न्यूक्लियस उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है दैट मीन्स उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ठीक है, अब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है आर है। ठीक है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया और पी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ई स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग टोटल एनर्जी में रखेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस माइनस ई स्क्वायर बाय आर हो गया। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ई स्क्वायर अपॉन में आर आ गया। ठीक है, अब इसके अलग कर लेने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 3 को देखना है विच इज़ व्हाट एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर, बस इसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3 E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन में आर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्या मैं इसको ई स्क्वायर अपॉन 2 आर लिख लूँ, है ना, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आर और आर का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आर। फिर याद है ना फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते थे, एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आया उसको नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 2r को 2r से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 इंटू ऊपर से मल्टीप्लाई ई स्क्वायर 1 जा ई स्क्वायर हो गया, माइनस r को 2r से डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2, 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 2e का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ई स्क्वायर में से 2e स्क्वायर जाएगा तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी एनर्जी की वैल्यू। अब r की वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है ना, आर की वैल्यू जस्ट अभी हमने डिराइव की विच इज़ व्हाट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर, उसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर,
4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई स्क्वायर, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा हमारे पास, 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर बचेगा। अभी देखो ये ई स्क्वायर और ई स्क्वायर मिला के ई का पावर 4 हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एम ई का पावर 4 माइनस का माइनस अपॉन में 2n स्क्वायर एच का स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ energy of electron in an orbital. Before moving further, take a screenshot. फाइनली रेडियस की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालने के लिए फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल हमको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई एस सजेस्टेड बाय नील बोहर। एल की वैल्यू क्या होती है, एम वी आर, पता था ना कि एल की वैल्यू होती है लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी और ये आर का आर। ठीक है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब आर को छोड़कर एम और वी को वहाँ भेज दो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एच, सॉरी अपन वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो वेलोसिटी को वहीं रखो और बाकी सबको वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई और एम और आर यहाँ के एम आर हो जाएंगे। ठीक है, अब बस और कुछ नहीं, रेडियस की वैल्यू उठाओ यहाँ पे रख दो और सॉल्व कर दो। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू आर की वैल्यू उठा के रखेंगे तो क्या मिलेगी, एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये डिवाइड में, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच इंटू 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर और अपॉन में 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, सेम टर्म्स को कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, और एक एन से एक एन भी कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर में क्या बचा है, 2 बचा है, एक पाई बचा है और ई का स्क्वायर बचा है, और अपॉन में क्या बचा है, एक एन बचा है और एक एच बचा है। तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। बिफोर मूविंग फर्दर, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तीनों चीज़, दैट मीन्स रेडियस ऑफ पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, लेकिन ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशन किसके लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए क्यों, याद है हमने एटॉमिक नंबर क्या लिया था, 1 लिया था। ठीक है, तो अगर तुमको दूसरे एटम्स के लिए ये एक्सप्रेशन जानने हैं तो कुछ नहीं, जहाँ जहाँ ई स्क्वायर लिखा है उसको तुम जेड ई स्क्वायर लिख दो। ठीक है, मतलब जहाँ ई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन में, उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दो। जेड क्या है, जिस एटम का तुमको ई वी या आर पता करना है उसका एटॉमिक नंबर वहाँ पे लिख देना। तो इस वजह से यही एक्सप्रेशन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, और ई स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर। ये हर एटम के लिए वैलिड होगा। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी अगर देखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई ई स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन इंटू एच। ये हर एटम के वेलोसिटी, हर एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए है। और सिमिलरली एनर्जी का क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम। अब यहाँ पे ई का पावर 4 है, तो भैया अगर ई का स्क्वायर जेड ई स्क्वायर है तो ई का पावर 4 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ई का पावर 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ई का पावर 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ई के पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन में 2n स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस विल बी द जनरल टर्म्स फॉर एनी एटम। किसी भी एटम के लिए कैलकुलेट, किसी भी एटम का ई वी और आर निकालने के लिए ये वैल्यूज जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज जो है हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टकट फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, डेरिवेशन के लिए यही करोगे, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हमको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आफ्टर ऑल ये सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कर रहे हैं।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -22 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 10 का पावर -34। घबराओ मत, ये तीनों वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना है, एम ई और एच की वैल्यू उठाओ और आर ई और वी में रख दो। रखने से आर की वैल्यू हो जाएगी -0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर। वी की वैल्यू हो जाएगी एन 9 इंटू 10 का पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन। और ई की वैल्यू हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलाज को लर्न कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन आएंगे तो एटम के हिसाब से लगा देना, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस यूनिट? रेडियस का यूनिट हो जाएगा तुम्हारा एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एनर्जी का यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, कैलकुलेशन करते समय यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सर क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड ई वी एंड आर फॉर Li2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए उसका एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस निकालो, किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो लेट्स सी, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। अब Li2 पॉजिटिव बोल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं, ठीक है। और वो क्या बना लिया है? Li2 पॉजिटिव। अब सीधी सी बात है, उसका शेल नंबर क्या होगा? अगर वो Li3 था तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आता। अब क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब ये और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेगा? शेल नंबर 1 में। तो क्योंकि वो शेल नंबर 1 में है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, z और n की वैल्यू को उठाओ और r, v और e में डाल के वैल्यूज निकाल लो। r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू 3, ठीक है। तो यह हो जाएगा r इज इक्वल 0.529 अपॉन में 3 जी, 529 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 × 3 कितना बचेगा? 2, उतारेंगे 7 को, सॉरी उतारेंगे 2 को, 3 7 ज़ा 21, उतारेंगे 1, उतारेंगे 9 को, 3 6 ज़ा 18, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी 0.176 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फर्दर। तो निकल गया। व्हाट अबाउट इट्स वेलोसिटी? वेलोसिटी का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 8 इंटू जेड का वैल्यू, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? Li2 पॉजिटिव में 1 है, तो V विल बी इक्वल टू 3 9 27 इंटू 10 का पावर 8, क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आ जाएगा वेलोसिटी। अब एनर्जी की बारी आई, तो एनर्जी की वैल्यू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या है? फिर से 3 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, मतलब -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 6 54 का 4, 5 कैरी, 9 3 27 और 5 हो जाएगा 32 का 2, 3 कैरी, 9 9 और 3 12, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब -122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द एनर्जी। तो इस प्रकार से हम एटम्स के रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन आता है, क्या? कि नोट कर लेना, these formulas are only applicable for what? For single electron species, और यही इसके लिमिटेशन का कारण बना, ठीक है। ये और कुछ नहीं बल्कि बोहर के एटॉमिक मॉडल का एक ड्रॉबैक है कि ये जो ई वी और आर कैलकुलेट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए कैलकुलेट कर सकता है, मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे फॉर एग्जांपल Li2 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 था, 2 निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, है ना। हाइड्रोजन को ले लो, 1 ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ठीक है। वैसे ही और किसको ले लो हम लोग? बेरिलियम 2 पॉजिटिव को ले लो, बी का कितना होता है? 4 होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, सॉरी Be3 पॉजिटिव को ले लो, बेरिलियम का 4 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बच रहा है? 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। मतलब जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये ई वी और आर जो है वो कैलकुलेट कर सकता है, और किसी के लिए नहीं, और ये उसका एक ड्रॉबैक था। बिफोर मूविंग फर्दर, टेक अ स्क्रीनशॉट। पहुंच चुके हैं लास्ट पोस्टुलेट में, जो कि क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सेप्ट और लूज एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी खुद की तो एनर्जी नहीं होती, लेकिन जिस ऑर्बिटल में होता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बन जाती है। ठीक है। अब तुम्हें पता है जैसे कि पहले वाले शेल की एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पहले वाले शेल में होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब अगर इसे एक्सटर्नली कोई एनर्जी दे दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और वट, तो फिर होगा ये कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी सेल से अपने हायर एनर्जी शेल की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे इसकी एनर्जी E1 है और यहाँ पे आकर इसकी एनर्जी क्या हो गई, E2 हो गई। जैसे ही हम एनर्जी देना बंद करेंगे ये वापस से स्टेबल होना चाहेगा और एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा और वापस से अपने लोअर शेल में आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट, चेंज एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो फिर इसके लिए डेल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन के गैस से जब हम वाइट लाइट पास करते हैं तो फिर इस तरफ हमें अलग अलग लाइट रेस का बैंड मिलता है और इन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि 7 कलर्स क्या क्या है वाइट लाइट के, याद है ना, विबग्योर। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब व्हाइट लाइट हमने पास कराया हाइड्रोजन के गैस से तो हमको ब्लू लाइट नहीं मिला, हमको सिर्फ वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मिला। इसका मतलब साफ बात है कि ज़रूर इलेक्ट्रॉन ने ब्लू लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है। जिसके कारण डेली का वैल्यू क्या आ गया, E2 माइनस E1। अब तुमको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लैंक्स ने दिया था, मैक्सवेल प्लैंक ने, H इंटू एफ, जहाँ पे H प्लैंक्स कॉन्स्टेंट था और F क्या था, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी याद नहीं है तो तुमको याद है, हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर वेव ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एक वेव मान लेते हैं ऐसे चल रहा है, वेव पता है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ मोशन करता है, ऊपर जा रहा है क्रेस्ट, नीचे जा रहा है तो ट्रफ। ठीक है। अब एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और मान लेते हैं इसको 1 सेकंड लगा है और इसको भी 1 सेकंड लगा है। 1 सेकंड में वो वेव कितने बार वाइब्रेट किया है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि ये 1 साइकिल हुआ, 2 साइकिल हुआ और ये 3 साइकिल हुआ, मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 3 आ गई। और इसका कितना, ये 1 और ये आधा। ठीक है। मतलब ये जब मान लेते हैं पूरा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई, 2 आ जाएगी और इसका वैल्यू देखो कितना है, लैम्डा है। ठीक है। तो देख सकते हो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया, और जब मैंने फ्रीक्वेंसी कम किया तो वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट सी लगता है। मतलब एफ को हम और क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। इसका मतलब चेंज इन एनर्जी को हम और क्या लिख सकते हैं, एच, और एफ के बदले क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा। ठीक है। तो ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है। ठीक है। तो ये था तुम्हारा लास्ट पोस्टुलेट। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन और उसके डेरिवेशन को और डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस को। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और स्पेशली ई, वी और आर के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।